स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग बोलेंगे किस, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड का नंबर काफी हाई होगा, और इसका जो आयोनाइजेशन होगा वो आयोनाइजेशन कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी, मतलब वहां पे बहुत हाई नंबर ऑफ द आयंस की फॉर्मेशन होगी, आयोनाइजेशन कंप्लीट होगा, जितने सब्सटेंस होंगे, जितनी मोल हम लोग लेंगे इसका, वो पूरा का पूरा मोल डिसोसिएट होगा। जबकि वीक अगर हम बात करें वीक बेस की, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें हाइड्रोक्साइड के जो नंबर होंगे दैट विल बी वेरी लेस, और इसमें इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगी, या आप इसको बोल सकते हो पार्शियल आयोनाइजेशन। पूरी आयोनाइजेशन नहीं होती वहां पे, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेस्ट, और इसका टेस्ट होता है बिटर, बिटर इन नेचर। तो टेस्ट इसका बिटर होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल बेस होंगे, बेसिस, इसको हम लोग एल्कली बोलेंगे। इट इट आयोनाइजेज इन वाटर, और जब वाटर में आयोनाइजेशन होगी तो इट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से एसिड की जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर होती है, उसी तरह से बेस की सॉल्यूशन भी गुड कंडक्टर होती है। डाल सकते हैं। इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, बट ये उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो हम बेस में वाटर ऐड कर सकते हाँ, इट इज लेस एक्सोथर्मिक, उतना ज्यादा नहीं होता बट होता एक्सोथर्मिक ही है। KOH and NaOH are present in the form of white pellets। ये व्हाइट पैलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में होते हैं, जैसे नेप्थलीन की बॉल होती है, बिल्कुल उसी तरह से। which absorbs moisture from atmosphere and becomes sticky in nature। ये दो चीज, दो बेस, कौन कौन से दो बेस, NaOH और KOH, ये अपने आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से, और ये गीला हो जाता है अपने आप, स्टिकी हो जाता है नेचर। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, ये स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है डेलिक्विसेंट। इसको हम लोग डेलिक्विसेंट नेचर बोलते हैं। What do you mean by this nature? Deliquescent nature.
और इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो NaOH एंड KOH। अच्छा, एक सब्सटेंस ऐसा भी होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्टिकी ना हो, नहीं होता है, हार्ड हो जाता है, दैट इज सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वहां पे देखो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो रही है, वो अपने आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये स्टिकी हो जा रहा है। उस वाले नेचर को हम लोग अलग नाम देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। ये नेचर क्या है, डेलिक्वेसेंट। ओके, डेलिक्वेसेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलिक्वेसेंट नेचर एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर? डेलिक्वेसेंट में क्या होगा, इट विल absorb moisture and becomes sticky in nature, और हाइग्रोस्कोपिक बोला तो it will absorb moisture and become hard in nature. ओके, क्लियर सबको? चलो अनुराग तुम बताओ, डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब। सर डेलिक्वेसेंट नेचर इज लाइक जब वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो स्टिकी नेचर हो जाता है, और जो दूसरा हाइड्रोस्कोपिक होता है उसमें वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाता है, जैसे जिप्सम मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऑब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, तो डेलिक्वेसेंट का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ सर, इसमें पोटेशियम एटमॉस्फेयर हाइड्रोक्साइड। से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्टिकी नेचर का हो जाएगा, और हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हार्ड हो हार्ड हो जाएगा। जाएगा, जिसके एग्जांपल सीमेंट, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस। जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आते हैं। KOH और NaOH स्टिकी नेचर का तो है ही, इट फील सोपी टू टच, ऑलमोस्ट सारे बेसिस, इट फील्स सोपी टच, Yes. it turns red litmus blue and मिथाइल ऑरेंज पे क्या कलर आएगा, मिथाइल ऑरेंज पे येलो कलर आएगा, into yellow. It turns red litmus blue and methyl orange into yellow. स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर corrosive in nature. Strong bases are corrosive in nature. एसिडिटी होती है तो वहां पे हमारे स्टमक में कौन सा एसिड, HCl, और नॉर्मली उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है नॉर्मली घरों में या तो यूज करते हैं बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत सारे लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, तो उसके बदले में लोग दवा खाना पसंद करते हैं। तो दवा पसंद करते हैं तो जो दवा खाते हैं दैट इज डाइजीन, है ना। डाइजीन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, या फिर अगर टैबलेट के फॉर्म में ले, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, डाइजीन के टैबलेट सॉल्यूशन में ये होगा, लेकिन वही अगर डाइजीन का टैबलेट लोगे तो देन इट विल बी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लो, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में बेस प्लस एसिड है, यहाँ पे फॉर्म होगा MgCl2 और साथ में H2O, यहाँ पे फॉर्म होगा AlCl3 प्लस H2O, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे हमने पढ़ा था कि एसिडिक ऑक्साइड, जो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, मोस्टली, हर केस में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोस्टली जो है ये एसिडिक हो। तो अगर एसिडिक है तो यहाँ पे भी तो न्यूट्रलाइजेशन की होगी ना,
यहाँ पे भी बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे एक बेस ले लें यहाँ पे NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग के साथ ही हम लेंगे, प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे CO2 आप ले लो, चलो CO2, यहाँ पे भी CO2 ही ले लो, तो यहाँ पे फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस H2O, और यहाँ पे फॉर्म करेगा K2CO3 प्लस H2O। अच्छा, एक एक्टिविटी याद है आपको, जब हम फोटोसिंथेसिस की एक एक्टिविटी कर रहे थे, बिल्कुल ये देखिए सामने रिएक्शन, तो वहां पे बना देता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम का KOH की जगह पे आप NaOH भी ले सकते हो, लेकिन NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या है, KOH। तो बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है। देखो, इसका बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि मेटल का खुद नेचर बेसिक होता है, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल ही, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका एक ही एग्जांपल। तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके वहां पे फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट, और साथ में प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। बेस में भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना NaOH plus zinc. है, NaOH प्लस जिंक। तो यहाँ पे फॉर्म होता है Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक. इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और जिंकेट सॉल्ट बोला जाता है। यहाँ पे बनेगा पोटेशियम जिंकेट, फार्मूला होगा K2ZnO2, बोलेंगे इसको पोटेशियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी। रिएक्शन को आप लोग को बैलेंस करना है, चलो बताओ। Okay. 2KOH और 2NaOH, तो ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है और हर पेपर में आता भी है। हाँ, नहीं, जिंक की नेचर थोड़ी एम्फॉटरिक टाइप, सर इसमें एल्यूमिनियम नहीं ले सकते जिंक की जगह? एल्यूमिनियम, देखो ये बड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को कि एल्यूमिनियम लेंगे तो क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा। एक्चुअली एल्यूमिनियम लेने पे यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता। एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन लेना करना है तो आपको यहाँ पे वाटर भी ऐड करना पड़े। रिएक्शन में अगर वाटर भी ऐड करोगे तब जाके रिएक्शन हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर कभी एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन कराना हो, जैसे सोडियम जिंकेट बना ना, ऐसे सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है, लेकिन एल्यूमिनेट सॉल्ट बनाने के लिए वी विल हैव टू ऐड वाटर इन द रिएक्टेंट टू मेक एल्यूमिनेट सॉल्ट। We use water also in reactant। आपको मैं एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं, जैसे NaOH प्लस Al प्लस H2O, अब जाके ये रिएक्शन होगा, और अब जाकर के ये फॉर्म होगा NaAlO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो देखो तो जरा होता है, आई बता रहा हूं कैसे। पहले आप इसको बैलेंस करो, अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब करेक्ट रिएक्शन। हाँ, नहीं हो रहा सबका। 1 मिनट.
नहीं हो रहा? अब करके देखो, हाँ सर। हो गया? यही बताना, अगर रिएक्शन करेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस होगा, अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान देना हमेशा। अब जैसे आपने पूछा कि यहाँ पे एल्युमिनियम में NaAlO2 कैसे आ रहा है, जिंक में तो Na2ZnO2 आ रहा है। देखो, कोई भी रिएक्शन जब होता है, कोई भी जब फॉर्मूला बनता है, तो आप उसमें देखिए उसकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। जिंक की वैलेंसी 2 होती है ना, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। आप उसमें रख करके पॉइंट क्यों देखो। अब जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, +2। ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 ऑक्सीजन है ना वहां पे, हाँ। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 4। 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, मतलब -2। तो इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यस। जिंक की वैलेंसी तो +2 होती ही है। अब देखो टोटल मिला के 0 हो रहा है। यस सर। अगर टोटल मिला के 0 हो रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड सही है ना, बिल कंपाउंड सही। ये भी पहचानने का तरीका है। अब यहाँ पे देखो, हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है। +1 +4 -4 +3। +3 हाँ, हो रहा है। हो रहा है, इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूला भी, अगर सपोज करो किसी बच्चे ने NaCl2 लिख दिया, मान लो गलती से लिख दिया, तो आप वहीं पे करेक्ट कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। 0 आना चाहिए पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला, पूरे कंपाउंड में 0 आना चाहिए। कोई भी आप देख लो, कोई भी XYZ, वाटर ही ले लो ना, -2 प्लस प्लस कॉस्टिक सोडा, लिखो इसके यूज में लिखो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड आर्टिफिशियल फाइबर, सर एल्यूमिनियम स्टैचू में हाँ यूज होता है। सेकंड में लिखिए KOH। KOH का फुल, KH का कॉमन नेम याद रखना है। कॉस्टिक पोटैश, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कॉमन नेम से, कॉस्टिक पोटैश। कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है इससे। इसको यूज किए करते हैं लिक्विड सोप बनाने में, या फिर इसको यूज करेंगे सॉफ्ट सोप बनाने में। लिक्विड सोप या सॉफ्ट सोप बनाने में यूज में आ जाए। थर्ड पॉइंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में लिखे, यूज्ड टू ट्रीट एंड हाइपर एसिडिटी, यूज्ड एज मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, नाम तो पता ही होगा इसका, स्लेक्ड लाइम। और दूसरा नाम लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर। used as confirmatory। हाँ लिखो, सबसे पहला यूज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर CO2 गैस।
confirmatory test for CO2 gas, white washing, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में व्हाइट वॉश तो बाद में बन जाता है ना। बॉल पे कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई करते हो? तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पी एसिडिक और बेसिक सॉइल और वाटर बॉडीज। एसिडिक और बेसिक सॉइल और वाटर, सॉइल खराब हो जाए, इंक्रीज कर, इंक्रीज बेसिक बना दे। तो इंडिगो की जो प्लांट होती है, इंडिगो की प्लांट क्या करती है, सॉइल की पीएच लेवल को बढ़ा देती है। इंडिगो इज नॉट एक्टिव। इंडिगो को हिंदी में नील बोला जाए, ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन जो कपड़े को व्हाइट करने के काम में ना। कपड़े को, चलो थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा लाइट इसमें आ, इंडिगो डालने से कपड़ा व्हाइट क्यों हो रहा है? कपड़े में काफी व्हाइट ब्राइटनेस आ जाती है ना, काफी ज्यादा यस उजाला बोल सकते हो। उजाला में क्या है, उजाला है क्या, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ वायलेट इंडिगो, यही सब का सॉल्यूशन है। अच्छा, सनलाइट, सनलाइट जो है हमें दिन के टाइम में कौन से कलर का दिखता है? देखो आप लोग खुद अपने आप आंसर कर दोगे, आप बोलते जाओ जो जो हम पूछ रहे हैं। येलो इज अपीयरेंस, ओके। और स्काई की अपीयरेंस क्या है? अच्छा, एक्चुअली सन की लाइट कैसी है? व्हाइट। व्हाइट में से ब्लू हट गया, कैसी अपीयरेंस आ गई? येलोइश आ गई। सुनो मेरी बात, व्हाइट में से ब्लू निकल गया, जो स्काई का अपीयरेंस है, बचा क्या? वही येलो अपीयरेंस आ रही है। अगर हम येलो में ब्लू को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? वही तो होता है इंडिगो में। हमारे कपड़े, हमारे कपड़े जो धीरे 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 ऑक्सीडाइज होकर के येलोइश हो जाते हैं, जो ऑलरेडी येलो, जो ऑलरेडी व्हाइट होता है उसमें हम क्यों डालेंगे इंडिगो? उसमें नहीं डालेंगे। हम किस में डालेंगे इंडिगो? जिसमें येलोइश अपीयरेंस आ जाए। क्यों आ जाती है? क्योंकि कॉटन जो है ये है तो आखिर ऑर्गेनिक ही ना, कॉटन का ही तो है ना कपड़ा। तो जब कपड़ा कॉटन का है तो धीरे धीरे धूप में क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो येलोइश कलर का अपीयरेंस आ जाएगा। और जब येलोइश कलर का अपीयरेंस आ जाएगा तो येलोइश में आप ऐड कर दो वायलेट इंडिगो, व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाएगी, है ना? समझ में आ गया? चलो मैं अभी इंडिगो की बात, इंडिगो जिस प्लांट में से लिया जाता है उस प्लांट का नेचर होता है हाईली बेसिक, ठीक है? तो वो सॉइल को क्या कर देगा? बेसिक कर। तो सॉइल पूरी बेसिक हो गई। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो इस दुनिया का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सरवाइव कर, जैसे हमारी बॉडी की पीएच रेंज 7.2 से लेकर के 7.6 के बीच में। अब सोचो 0.4 की रेंज होती है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी की जो ब्लड की पीएच रेंज है वो 7.2 से 7.6 के बीच, इतनी कम पीएच रेंज। इसका मतलब आप अगर लेमन जूस कंज्यूम कर रहे हो, नींबू कंज्यूम कर रहे हो, तो वो नींबू कर क्या रहा है? और वो नींबू जब हमारी स्टमक में जा रहा है तो हमारी स्टमक उस नींबू को बेसिक बनाएगी पहले,
नहीं बनाएगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो बहुत सारे एंजाइम्स तो काम करना ही बंद कर, है ना। तो बॉडी में कोई भी ब्लड ही, इवन देखो 7.4 पीएच है, 7.4 7.5 पीएच होता है, हमारी सलाइवा बेसिक पीएच है। तो ऑलमोस्ट सब सब्सटेंस की बेसिक पीएच ही होती है, एक ही चीज जगह है जहां एसिडिक, और वो है HCl स्टमक में, उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लेयर, सो दैट की हमारे स्टमक की वॉल तक ही ना पहुंचे, है ना। तो उसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है, और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रल पीएच के आसपास ही सर्वाइव करता है। तो अगर मान लीजिए कि इंडिगो वाली जो ये है, मान लीजिए सपोज करो ये इंडिगो वाला कोई फार्म लैंड है, हमने इसमें इंडिगो ग्रो किया, या आप ऐसा मान लो कि इसमें आपने अमोनियम फर्टिलाइजर डाल दिया, अमोनिया डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं, बहुत कॉमन होता है यूरिया डालना फील्ड में यूरिया डाला, या अमोनियम फर्टिलाइजर डाला, फॉस्फेट फर्टिलाइजर डाला, ये सब फर्टिलाइजर हमने डाला, और किसी को अगर उतनी अच्छी जानकारी नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, तो अगर उसने उस प्लांट की नीड से ज्यादा डाल, वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, और सॉइल क्या हो गया, अगर हमने अमोनियम फर्टिलाइजर डाला तो सॉइल हमारा क्या हो गया, बेसिक। अगर इस बेसिक प्लांट में, सॉइल तो बेसिक हो गया, अगर हमें मन करे कि इसमें हम लेमन जूस, लेमन के प्लांट ग्रो करें, होगा कभी, ऑरेंज के प्लांट ग्रो करें, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सॉइल खराब हो गया, है ना, यही ना बोलेंगे कि सॉइल खराब हो गया, बैरन सॉइल हो गया, कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा है वहां पे। तो हाँ, वही करेंगे, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वही करेंगे। अब इसके लिए, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है, चलो इसका दूसरे तरीके से हम देखते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए वहां इंडस्ट्रियल एरिया, और इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पे, इंडस्ट्रियल एरिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होंगे, जो एसिड रेन के साथ, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे H2CO3 प्रोड्यूस हुआ, H2SO3 प्रोड्यूस हुआ, HNO3 प्रोड्यूस हुआ। अब ये सब जब रेन वाटर के साथ आएगा तो क्या हमारा सॉइल एसिडिक सॉइल बन गया? अब जब ये एसिडिक सॉइल बन गया, या फिर मान लीजिए कहीं पे इधर पॉन्ड है, पॉन्ड में ये वाटर इधर कलेक्ट हुआ, तो पूरा पॉन्ड ही एसिडिक हो गया, इसमें रहने वाले जितने ऑर्गेनिज्म थे सब मर गए, और वो इसलिए मर गए क्योंकि पूरा का पूरा पानी एसिडिक हो गया, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉइल की पीएच लेवल को चेक करना, है ना। अगर वो एसिड है तो बेस मिलाना पड़ेगा, बेस है तो एसिड मिलाना पड़ेगा, कितने अमाउंट में मिलाना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट, कितना एसिड में, उस सॉइल में कितना एसिड मिलाना पड़ेगा, अगर वो बेसिक है तो कितना एसिड मिलाना पड़ेगा, सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ये आप पता नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते, फार्मर नहीं पता कर सकता, उसके लिए पूरी कंप्लीट लैब टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग होती है। लैब टेस्टिंग करने के बाद जो है ये पता चलता है कि उसमें कितने अमाउंट में कौन सा चीज डालना है, जो सो दैट कि वो आपका सॉइल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो, ये प्रॉपर करना पड़ता है। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही ये करता है। इसमें करता क्या है कि सॉइल ले लिया, मान लो 100 ग्राम सॉइल लिया, सैंपल ले लिया उसके फील्ड से, 100 ग्राम सॉइल का सैंपल लेकर के उसमें उसने क्या किया, उसमें फिनोक्सिलिन डाल दिया। इस तरह का जहां पे न्यूट्रलाइजेशन वाला काम होता है ना, वो सब काम फिनोक्सिलिन से होता है, ठीक है। हमारे टीथ का जो सबसे ऊपर का लेयर है, इसको बोलते हैं इनामेल। इनामेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होता है, ये हल्का सा, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता,
स्लाइटली बेसिक। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत ज्यादा बेसिक, नहीं, स्लाइट बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है। और इसके ऊपर वाली लेयर को तो इनामेल बोलते हैं। यहाँ पे इसके जो नीचे यहाँ पे शुभ है, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, उसके अंदर में ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर में वहां पे एक और चीज प्रेजेंट होती है, नर्व सेल। ब्लड वेसल के साथ में ही, उसके पास में ही होगा वहां पे नर्व सेल। ठीक है ये। और जहां पे ब्लड वेसल और नर्व सेल प्रेजेंट होता है ना, इसको कलेक्टिवली वी कॉल द इट वी कॉल इट रूट ऑफ टीथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ टीथ बोलते हैं। ये जहां पे प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल और साथ में नर्व सेल, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बड़े चिंपी टाइप के होते हैं। अब ये होते ही है, सबके माउथ में होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता पर्सन जिसमें ये बैक्टीरिया नहीं हो, होता ही है टीथ और गम के बीच। अब ये किसी भी तरह के टूथपेस्ट से नहीं जाए। अगर मान लीजिए आपने फूड कंज्यूम किया और वो फूड टीथ और गम के बीच में ट्रैप्ड है, ठीक है, अब ये फूड जो है, इस आपको अगर रात में खाने के बाद ब्रश करने की आदत नहीं है, मान लो किसी पर्सन को नहीं है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया जो इस जगह पे प्रेजेंट है, दैट विल एक्ट ऑन दिस फूड। और इस फूड पे एक्ट करके क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस एसिड। और एसिड की प्रोडक्शन जो होती है, दैट इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट के केस में इट इज हाईएस्ट, या किसी भी स्वीट के केस में, कोई भी मीठा जो होता है उसके केस में इट इज हाईएस्ट। ओके, अब ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है रात भर, कि ब्रश तो आपने करा नहीं, तो वैसी कंडीशन में रात भर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एसिड किस पे एक्ट करेगा, एनामेल का नेचर क्या है, अब ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाँ, ये जो टीथ है, ये टीथ ऊपर से वीक होता जाएगा, हो जाएगा ना वीक। क्यों वीक हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये टीथ वीक हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये यहां से टूट करके निकला बाहर, निकला, ऐसे टूट के निकलता जाएगा। और धीरे धीरे ये जो है क्या होगा, इस तरह से टूट टूट करके एक बड़ी सी कैविटी बन गई, है ना, कैविटी बन गई। कैविटी कहां तक जा रही है, अब वहां से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, ये जो कैनाल बना, जो रूट तक जा रहा है, डॉक्टर अब उसकी क्या करेंगे, रूट किनारे। रूट कैनाल, है ना, कैनाल बन रहा है ना, ये देखो रूट तक जा रहा है, तो रूट कैनाल करेंगे। अब रूट कैनाल बनने करने के लिए क्या करेंगे, पहले डॉक्टर इस वीक वाले जो टीथ के पार्ट है उसको पहले वहां से ड्रिल मशीन से उसको हटा देंगे। ठीक है, ड्रिल जिसका भी हुआ होगा उसको पता होगा, हाँ, ड्रिल मशीन, बाकायदा ड्रिल मशीन उसमें पहले वीक पार्ट, वीक पार्ट को हटा दिया जाएगा। इसके बाद सीमेंटिंग मटेरियल डाल दी जाएगी, सारी चीजें होती है वहां पे, ड्रिलिंग होती है, सीमेंटिंग होती है। हाँ, उसका सीमेंट अलग तरह का पेंट होता है, तो ये सब चीजें, पेंट भी होता है, ये चीजें हो गई। अब पहले की तरह ये हो गया फिर से ठीक है। और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्या किया कि ये गलती जो हुई है ये दोबारा ना हो, ठीक है, अगर ये गलती दोबारा हुई तो क्या होगा, फिर से रूट कैनाल होगा। अब जो यहाँ पे जो ये
वीक हो गया तो वो वीक तो किसी भी तरह से हो सकता है ना, किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये इस तरह से वीक होता चला गया, और वीक होता गया तो क्या होगा, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, ये तो यहाँ पे वीक होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से फूड का कोई भी चीज अंदर तक जा सकता है। यस सर। कहां तक जा सकता है? रूट के रूट के ब्लड वेसल और नर्व तक। अब जब कोई मान लो कोई भी ठंडा चीज खा रहे संतना। यहाँ तक सेंसिटिविटी है ना, क्योंकि यहाँ से इस वीक पार्ट से होते हुए यह यहाँ तक पहुंच रहा है। अब आपने यूज किया सेंसोडाइन, अब जब सेंसोडाइन यूज किया आपने, तो क्या सेंसोडाइन इसका ट्रीटमेंट है? सेंसोडाइन इज एक्चुअली द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता है वो, उसको बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं ये बात कि उसको 2 बार लगाना, रिकमेंड करते हैं 2 बार लगाना है, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो यही है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बहुत। अब वहां पे क्या है कि जब सेंसोडाइन लगाया तो सेंसोडाइन में एनेस्थीसिया है, वो एनेस्थीसिया यहाँ से एंटर करके इस पार्ट को 5-6 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। अब वहां पे आप कुछ भी खाओगे पता ही नहीं चले, ठीक है, और लोग उसे ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। अब जब यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला कि प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, पर्पज है इसको हटाना, ठीक है, इसको हटाना, ठीक है। और साथ में जो टूथपेस्ट होना चाहिए, उस टूथपेस्ट का नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक नेचर, सो दैट कि वो माउथ की इन्वायरमेंट को काफी टाइम तक बेसिक बना करके, है ना। अच्छा, आज से कुछ साल पहले तक, 20 साल 25 साल पहले तक लोग नीम की दातुन यूज किया करते। नीम का टेस्ट कैसा होता है? बिटर का मतलब क्यों यूज करते थे, अब समझ में आ रहा है? दैट वाज वेरी साइंटिफिक ना। यस सर। तो इसीलिए यूज किया जाता था क्योंकि माउथ का इन्वायरमेंट काफी टाइम तक बेसिक रहता। एसिडिक खाना खाते हो तो ज्यादा एसिडिक खाना अगर टीथ पे ज्यादा देर तक रहेगा तो खराब होगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो बोला जाता है हर खाने के बाद प्रॉपर वॉश करनी चाहिए और ब्रशिंग कम से कम 2 बार करना चाहिए।